आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है बेटा, हमारे पास जैसे कोई भी एटम है, मानो ये सोडियम एटम है, कौन सा है? सोडियम। सोडियम पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 11। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 11। अब बेटा हमें ये सेल्स में भरने पड़ जाए तो पहले सेल में 2, दूसरे सेल में, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे की अगर बात करूँ तो तीसरे में 1। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी की आप डेफिनेशन लिखोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove loosely bound outermost electron from isolated gaseous atom, so as to convert it into a gaseous cation। मेनली इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल आई एच। आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे। अगर मानो मेरे पास सोडियम मैंने ले लिया, सोडियम की ही मैं एक बार रिएक्शन करता हूँ, सोडियम से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी मुझे इसे देनी पड़ेगी, मतलब प्लस में डेल आई एच, किस में कन्वर्ट करने के लिए? Na+। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पहले थे 281 और अब है 280, प्लस में निकला कौन सा? ये इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये हमारे पास इस तरह से हमें पता चल जाएगा। कॉमनली अगर हम लें, जैसे हम ले लें एम से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो डेल आई एच आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने दे दी। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M+, प्लस में इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं से निकालना पड़ जाए M+ से, तो मैं फिर से एक और एनर्जी दे दूंगा दोबारा से। इसे फिर हम 1 कहेंगे, इसे हम 2 कह देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M+2 प्लस में एक और इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बात बन जाएगी। अब बात रही यूनिट की। यूनिट क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी की?
यूनिट। बेटा क्या यूनिट है आयनाइजेशन एंथैल्पी की? इलेक्ट्रोवोल्ट है मेनली क्या है? 1 EV इलेक्ट्रोवोल्ट में मेज़र कर लेते हैं हम, किलो कैलोरी में भी मेज़र कर लेते हैं और किलो जूल में भी मेज़र कर लेते हैं। तो हम मेनली 1 इलेक्ट्रोवोल्ट किसके इक्वल होता है? 3.8 इंटू 10⁻⁻20 कैलोरी पर एटम। और ये किसके इक्वल होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। तो हमें ज़्यादा यूनिटों का कोई चक्कर नहीं है, केवल इतना ही हम याद कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट जो है 96.49 किलोजूल पर मोल के इक्वल होता है। कोई भी एक यूनिट याद कर लेना, बाकी मेनली ये यूनिट और ये यूनिट पता है, किलोजूल पर मोल और जूल पर एटम। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू होती है। अब इसके आगे जो टर्म आएगी बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो चुकी, अब आ जाएगी हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? सक्सेसिव का मतलब होता है नेक्स्ट। जैसे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी देकर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। अब मुझे इसी में से, जिसमें से मैं ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका हूँ, उसमें से ही मुझे इलेक्ट्रॉन फिर से निकालना पड़ रहा है, तो मैं फिर इसमें आयनाइजेशन एनर्जी दूंगा। तो इसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? M+2। इसी से मुझे और देनी पड़ जाए तो इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी से। डेल आई एस से रिप्रेजेंट करना आप, H3। तो इसे क्या कहेंगे? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो हमारे पास होगी उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देंगे S लगाकर। सक्सेसिव का मतलब क्या है? सीधा तुम्हें समझना है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है या लिख लोगे? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है जो रिक्वायर्ड हमें होगी टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब है जो हमें चाहिएगी पहला, दूसरा, तीसरा सेम एटम से निकालने के लिए। हमें कैसे चाहिएगी? सेम एटम होना चाहिए, सेम एटम। एक ही गैसियस एटम से अगर हम 1, 2, तीसरा भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो वो क्या होगी हमारे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब बात आती है फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को परेशान करते हैं, जो इसमें इफेक्ट करते हैं? नंबर 1 है न्यूक्लियर चार्ज। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी।
तो फैक्टर कौन कौन से हैं बेटा? पहला तो है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा है तुम्हारा एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियाई। नंबर तीसरा है बेटा तुम्हारा पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ है हमारे पास सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह देते हैं। सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद एक और होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अगर बात मैं न्यूक्लियर चार्ज की करूं तो बेटा जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ाएगा, और जब अपनी तरफ बढ़ाएगा तो बेटा साइज छोटा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है उनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसकी, उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई की भी यही बात है बेटा, जिसका साइज छोटा होगा उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसे तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। पेनिट्रेशन इफेक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कम्प्लेक्स होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये भरे हुए हैं एस, पी, डी और एफ, मीन्स ये न्यूक्लियस है, पहले एस भरा जाएगा। जब एस भरा जा रहा है पहले तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, एस का। एस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है तो जो एस वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में, क्योंकि एफ सबसे दूर है तो इसलिए एफ का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे कम है, ईजिली निकल जाएगा। सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? सील्डिंग इफेक्ट का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फिल है, मैं सपोज कर रहा हूँ, और जो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। इसे ये बाहर भगा रहा है, इसे ये, इस तरह से। मतलब इन सेलों के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें तो आपस में होता है रिपल्सन, इस रिपल्सन को कहते हैं सील्डिंग इफेक्ट। और जो ये न्यूक्लियस है ये इनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, ठीक है। तो सील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज से तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा सील्डिंग इफेक्ट से तो साइज घटेगा। तो सील्डिंग इफेक्ट अगर सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिक्रीज करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो डिक्रीज करेगा, ये बात ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो भी होते हैं बेटा वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए रखते हैं क्योंकि वो मोर सिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं वो? सिमेट्रिक होते हैं। और जो मोर सिमेट्रिक होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इसलिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा उनको तोड़ने में थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये तुम्हें
ढंग से देखने ये फैक्टर बेटा, आगे तक काम आएंगे। आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट तुम्हारा पूरा है, कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वगैरह। थैंक यू, देखना इसे ढंग से।